सुनाएंगे और उस कहानी के थ्रू आपको हम बीबीटी बहुत आसानी से करा देंगे। कहानी शुरू होती है उस स्टूडेंट से, हो सकता है आप सबने 12th फेल देख ली होगी, है ना। तो 12th फेल में बहुत सी चीजें दिखाई गई है, लेकिन हमको जो बात बतानी है वो बस इतनी सी है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो और कुछ ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पे आपके पास साधन की बहुत कमी है पढ़ाई के लिए, नेट की प्रॉब्लम है या बुक्स की प्रॉब्लम है, या वहाँ वातावरण ऐसा नहीं है कि जो आपको जिस पोस्ट पे आपको जाना है उसके लिए वहाँ तैयारी करने का पर्याप्त साधन नहीं है और जरूरतें पूरी नहीं होती किताबों की, तो जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट बाहर निकल के पढ़ाई करने के लिए जाता है, ठीक है, घर छोड़ता है। तो आपने सुना भी होगा ना वो जो हम लोग एक श्लोक बचपन से पढ़ते चले आते हैं क्लास 5 में, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, काक की तरह चेष्टा बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, नींद स्वान कुत्ते की तरह होनी चाहिए, छट से कोई बोले छट से जग जाए। आजकल के स्टूडेंट तो ऐसे होते नहीं है, ठीक है। चौथा होता है अल्पाहारी, कम खाओ, कम खाओगे तो नींद कम वैसे भी आएगी। और पांचवा होता है ग्रह त्यागी, बहुत पुराना श्लोक है, ये श्लोक याद कर करके लोग संस्कृत की क्लास में पास हुआ करते थे है ना। तो उसमें आता है ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी मतलब किसी स्टूडेंट को अपना ग्रह घर क्या करना पड़ेगा, त्यागना मतलब हमेशा के लिए नहीं है, जब तक आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर लेते हो ग्रह त्याग करना पड़ेगा। तो अब ये कहानी जब हमारे पास शुरू हो रही है, ठीक है सर, हाइपर वैलेंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा ना। सर नहीं नहीं, एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। हमने ये कहा कि ऑक्टेट रूल वो होता है जिसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 8 नहीं है, 8 से ज्यादा हो गए और 8 से कम हो गए, इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल का क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है भाई। ऑक्टेट रूल फॉलो करने का मतलब है कि ऑक्टेट रूल बस ये बोलता है कि आपके पास आउट ऑफ मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो गए कम हो गए तो जाहिर सी बात है दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो फिर वो नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा हो चुके हैं, है ना। हमारी लाइन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग, चलिए जो हम बात बता रहे थे सर, इस बार पीजीटी केमिस्ट्री में सिलेक्शन लेना, अरे बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बस लगे रहिए दमदार तरीके से, हम सिर्फ आपको नहीं सबको सिलेक्शन होगा, बस दमदार तरीके से टॉपिक जैसे कवर करा रहे हैं वो करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हालांकि प्रैक्टिस हम खुद भी बहुत कराएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। बस बस आशीर्वाद, आशीर्वाद जो तो हमेशा ही है ना, हमारा आपके ऊपर, आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तो आशीर्वाद तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ का होता है, एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से दिया जाता है, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं होती हैं कि बढ़िया पढ़िए, बढ़िया सिलेक्शन दीजिए, आपकी शुभकामनाएं होती हैं कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दें। तो आशीर्वाद तो दोनों तरफ से चलता रहता है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसमें। चलिए फिर हम कहानी शुरू करते हैं, जो बताने वाले थे, नहीं लेट होगा हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जब कोई स्टूडेंट गृह त्याग, घर छोड़ के बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा होता है, तो अब समस्या उनके लिए पैदा होती है सर जो आर्थिक रूप से कमजोर जो है, घर के आर्थिक रूप से कमजोर है और बाहर निकल के पढ़ने के लिए आए हुए हैं और उतना संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, रूम लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है उतने, खाने पीने भर के पैसे हैं उनके पास, है ना। तो होता क्या है कि एक कहानी शुरू होती है ये उस विद्यार्थी से जो विद्यार्थी बाहर निकल के पढ़ने के लिए आया हुआ है। मान लीजिए किसी शहर में गया है, दिल्ली गया, प्रयागराज चला गया, लखनऊ चला गया, राजस्थान कोटा चला गया, किसी भी शहर में गया। जब वहां गया तो वहां उसने देखा कि भाई सबसे पहला काम होता है रोटी कपड़ा मकान। तो चलो रोटी और कपड़ा तो आप घर से लेके आए हो, कपड़ा पहन के आए हो, लेके आए होगे, रोटी घर से गेहूं चावल उठा लाए होगे, गेहूं चावल दावल जो बेसिक खाने के लिए नीड होती है। अब मकान लेने के लिए जब आप किसी बाहरी शहर में जाओगे तो आपको छत एक चाहिए रह के पढ़ने के लिए, तो आप किराए पर रेंट पर रूम लेते हैं। जब वो रेंट पर रूम लेने गया, अकेले आया था, तो उसकी समस्या ये थी कि रूम रेंट बड़े महंगे, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था वो विद्यार्थी कि इतना किराया हम दे सके बाहर रह के पढ़ने के लिए। अब फिर उसने क्या किया, पूरा दिन भर, एक दिन उसने खर्चा किया, खोजता रहा रूम, वो नहीं मिला उसको रूम। और अगर रूम मिल भी रहा था तो समस्या उसके साथ ये हो रही थी कि इतना किराया वो रूम का नहीं दे सकता था कि 4,000 मंथली, 5,000 मंथली किराया रेंट उसके पास देने के पैसे नहीं थे, ठीक है। अब थक हार के एक शाम, उसी शाम को जिस दिन वो आया था, 6-7 बजे एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और रेस्टोरेंट में बैठ गया। सुबह से घूम रहा था रूम ढूंढने के लिए और कुछ मिला नहीं, तो भूख लग गई थी, तो उसने 2 समोसे और एक चाय का ऑर्डर कर दिया। 2 समोसे आ गए हमारे पास और एक चाय आ गई। अब वो जब समोसे चाय खा रहा था तो भाई जाहिर सी बात है कि जो दिन भर घूम टहल के परेशान हुआ और
थका हारा है तो उसके चेहरे पर एक सिकन दिखाई देगी, परेशानी की सिकन, है ना, कि ये परेशान है। अब उसी के जस्ट टेबल के सामने वाली टेबल पर एक और स्टूडेंट बैठा हुआ था। बस ये थी कि उस स्टूडेंट की भी परेशानी और समस्या सेम थी जिससे ये गुजर चुका है पूरे दिन भर में। उसने देखा इसको, इसने देखा उसको, तो इसने अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर की, भाई आपके परेशान से कुछ लग रहे हो आप, क्या दिक्कत है आपके साथ। तो उसने सारी प्रॉब्लम बता दी अपनी कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, रूम नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो ज़्यादा मिल रहा है। तो उसने एक सॉल्यूशन दिया कि हम दोनों ही अनस्टेबल हैं, रूम लेने के लिए भटक रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कोई एक रूम ले लिया जाए, डबल रूम, जिसमें हम लोग दोनों लोग रह के अपना किराया आधा आधा कर लेंगे, जिससे हमारा भी एडजस्ट हो जाएगा और आपका भी एडजस्ट हो जाएगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ये है पूरी कहानी। अब यही पूरी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे अप्लाई होती है कि कोई एक एटम है जो अपने एक अनस्टेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहा है स्टेबल होने के लिए, उसको कोई दूसरा एटम ऐसा मिल जाता है जो खुद भी अनस्टेबल है, अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। दोनों अपने ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, मिला लेते हैं एक दूसरे से, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वो बॉन्ड या तो सिग्मा हो सकते हैं या तो पाई हो सकते हैं। सिग्मा मजबूत बॉन्ड होते हैं, पाई थोड़ा सा वीक होते हैं। ये पूरी थ्योरी क्या कहलाती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है। क्लियर है? और ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन दोनों को क्या होना है? स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए वो दोनों आपस में एक साथ एक जगह पर रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है। ठीक है, आओ इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट जब हम लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना, जो हमने बातें बोली है कि क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, प्रमोद जी यूपी टीजीटी के लिए कौन सा बैच परफेक्ट है सर प्लीज? प्रमोद जी यूपी टीजीटी के लिए आप तर्कस बैच ले लीजिए, तर्कस टीजीटी साइंस का बैच चल रहा है, वो आप ले लीजिए, है ना। उसमें सिर्फ यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग अगर आपको तैयारी करनी है तो यूपी टीजीटी का ही मटेरियल उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, अदर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। आओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब इसके पॉइंट को अगर हम लोग लिखे यहाँ पर, क्या है? अकॉर्डिंग बीबीटी एनी एटम, ठीक है, बिल्कुल आभाजी सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल हम ये चाहते हैं आप सब सेलेक्ट हो जाइए, है ना, हम ये खुद चाहते हैं। तो बस आप ये है कि बस मेहनत करते रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस पर कंटिन्यू फोकस रखिए, करते रहिए, गारंटी हमारी है सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। सर यूपी टीजीटी में यूथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़, नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के सेम एग्जाम के आपको सिर्फ ये पता चल सकता है कि जिस युद्ध में आप लड़ने जा रहे हो, उस युद्ध के होने वाले जो दूसरे योद्धा हैं वो कितने ताकतवर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आप ये जानते हो कि जिस मैदान में हम कूद रहे हैं उसमें खड़े दूसरे योद्धाओं के पास कितनी ताकत है, क्या लेवल है, क्या क्या हथियार हैं। कहने का मतलब कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, और कितना डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताता है, और ये सिखाता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और उस तरीके से आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और जिस तरीके से दिन पर दिन रोज पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्जाम के, तो आपको थोड़ा सा तो अब एक्स्ट्रा मेहनत करके चलनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये मान सकते हैं कि पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये है कि आपको लगभग 40-50% क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम के, वो उसी पैटर्न पे जरूर दिख रहे होंगे। डाटा चेंज होगा, लैंग्वेज हो सकता है चेंज होगी, बट उस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। बट ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि 40-50% क्वेश्चन जो सभी लोग लगा के गए हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ आपको नंबर गेन कराने में हेल्प करेगा, एग्जाम में हेल्प करेगा कि आप जल्दी पेपर सॉल्व कर पाओ। बचे 50% क्वेश्चन के लिए आपको पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई पे कूदना पड़ता है, लगना पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न टाइप, हर तरीके को देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए सर, दो टीजीटी 2021 में 95 प्लस पीवाई। अब पीवाईक्यू आप कहाँ से कर रहे थे? रिजल्टेंट, आई डोंट नो क्या आपका नाम है, रिजल्टेंट जी, है ना। अब 95 प्लस क्वेश्चन अगर रिवीजन हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, तो जिन्होंने पीवाईक्यू किया होगा सारे सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है, है ना। वो जिस तरीके से आप मैच करा रहे हो पीवाईक्यू को, वैसे भाई जब हम ये कह रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में अगर एक क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की गति बताइए, तो भाई अब ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही रहेगा, बस डाटा चेंज कर देगा।
प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कितना खर्च हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, कितने समय में बना है, ये डाटा बदल देगा। क्वेश्चन का टाइप हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा अभिक्रिया की गति यानी रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछना चाहेगा। तो आप अगर कहो कि ये रिपीट हो गया है तो एक तरीके से रिपीट नहीं है, वो पैटर्न है, वो टाइप है। कुछ चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, ये है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए सर वॉइस कम आ रही है। अरे बोल तो रहे हैं, क्या सबको कम आ रही है? क्या आवाज में कोई दिक्कत है? बोला तो जा रहा है, एक बार बता दीजिए क्या आवाज कुछ दिक्कत से आ रही है, बाकी सबको आ रही है सही से? चलिए, अकॉर्डिंग VB2 any atom which undergoes covalent bond formation, according VBT any atom which undergoes covalent bond formation, जो कोवलेंट बॉन्ड अच्छा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, हमने पहला स्टेटमेंट आज के लेक्चर में यही बताया था क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, पेयर अप इट्स वैलेंस शेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर अप इट्स वैलेंस शेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो कोई भी एटम जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है वो अपने ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में, वॉइस क्लियर है धर्मेंद्र जी? आवाज ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेयर अप इट्स वैलेंस शेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग होती कैसे है? This pairing of electron takes place कैसे? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू ये पेयरिंग हम लोग कराते हैं। क्लियर है यहां तक? टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टेक्स प्लेस बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐड करेंगे बाय द, कैसे करते हैं वो भी आज अभी हम लोग देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अच्छा ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास खुद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया उसमें दोनों के पास ही अनस्टेबिलिटी थी, दोनों को ही रूम अपना शेयर करना था। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर हो गया? ऑफ टू बॉन्डेड एटम, of two bonded atom. This combination is known as overlapping. इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओवरलैपिंग के नाम से जान रहे होते हैं। ये पूरी बीबीटी